तो नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, यूपीपीएससी के 3 एग्जाम अभी आपके आने वाले हैं। एक सबसे बड़ी परीक्षा है वो आपकी आरओ की होगी, उसके साथ साथ आपकी एक एपीएस की परीक्षा होने वाली है और एक बड़ी परीक्षा होगी इस बार यूपीपीसीएस की, जो लगभग संभावित है कि मार्च या अप्रैल में हो जाएगी। तो अभी जो हमारे लेक्चर चल रहे हैं प्रैक्टिस सेशन के तौर पर, वो हमारे आरओ को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। उसी क्रम में आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर रहेगी। इस वीडियो में 100 प्रश्नों को कवर किया जाएगा और ये वो प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते रहते हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो एंशिएंट हिस्ट्री से जो बनने वाले प्रश्न होंगे लगभग आपके सभी यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, यूपीपीएससी के पैटर्न पर ही प्रश्नों को कवर करा रहे हैं। तो आइए आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अगर आप सभी को हमारा सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही साथ सभी मित्रों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दे। आइए साथियों, आज के इस पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न आप सभी के सम्मुख प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। लोअर पुरापाषाण स्थल के रूप में आपको बताना है। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित बोरी स्थल को प्राचीनतम लोअर पुरापाषाण स्थल माना जाता है। कथन भी है कि इस काल के लोग हाथ से इस्तेमाल करने वाले औजार, कुल्हाड़ियों, गड़सियों और चाकुओं का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी है, पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता था। वहीं ऑप्शन अगर डी की बात की जाए तो ऑप्शन डी है कि प्राचीनतम पुरापाषाण स्थल पंजाब में सोन नदी की घाटी में पाए गए हैं, जो अब पाकिस्तान में है। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा कथन आपकी नज़र में गलत है, क्योंकि आप यहाँ देख पाएंगे यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। बताइए इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प गलत है। तो दोस्तों याद रखेंगे, यहाँ पर जो पहला विकल्प है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया कि राजस्थान में स्थित बोरी स्थल। अब ये जो बोरी स्थल है ये राजस्थान में तो नहीं है, ये आपका कौन से राज्य में है, तो ये दोस्तों आपके महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में स्थित बोरी स्थल को प्राचीनतम लोअर पुरास्थल माना गया है। बाकी आपके सभी कथन कैसे हो जाएंगे, सभी कथन आपके सत्य हो जाएंगे। तो पहले में जो राजस्थान था, यहाँ पर आपको महाराष्ट्र होना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। लोअर पुरापाषाण स्थल से ये भी संबंधित है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लोअर पुरापाषाण स्थल से विकल्प की तरफ बढ़ेंगे। पहला विकल्प है कि उत्तर प्रदेश में वेलन घाटी और राजस्थान में डिडवाना के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पुरापाषाण काल के औजार पाए गए हैं। कथन भी है कि डिडवाना से न केवल लोअर पुरापाषाण, मध्य और अपर पुरापाषाण के भी औजार प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में 2000 से भी अधिक औजार मिले हैं। ऑप्शन डी, भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाएं और चट्टानी आश्रय की लोअर पुरापाषाण युग की विशेषताएं दर्शाती है। बताइए दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। हमसे पूछा कि गलत विकल्प का चयन करना है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरे में आपसे गलत विकल्प पूछा गया था, तो आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोट्टा में 2000 से अधिक जो औजार मिले हैं, यही विकल्प आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान दिया गया आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर होना चाहिए महाराष्ट्र के चिरकी नोवासा, वहां से 2000 से अधिक पुराने औजार मिले हैं, जबकि ये गलत विकल्प है, तो ऑप्शन सी। तीसरे प्रश्न की तरफ चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, मध्यपाषाण काल के लोगों का संबंध निम्न में से किन प्रकार से था। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, बताएंगे तीसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे शिकार, मत्स्य पालन, भोजन एकत्र करना और पशुपालन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो आपको बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। पहला भी सही है, दूसरा भी सही, तीसरा भी और चौथा भी। शिकार करते थे, फिर मछली पालन, भोजन एकत्र किया और फिर पशुपालन किया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलेंगे। चौथा प्रश्न है, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम प्रमाण निम्न में से किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं। बताइए फोर्थ क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए आदमगढ़, महादहा, बागौर। बताइए, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, देखिए एक तो महादहा से प्राप्त हुए हैं और जो आपका अगला है वो आपका बागौर, यहाँ से भी ये प्राप्त हुए हैं। याद रखेंगे ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये दोनों स्थल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में जो पशु का सबसे पहला जो प्रमाण प्राप्त हुआ था
वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे पहला प्रमाण आपके आदमगढ़ और राजस्थान बागौर से प्राप्त हुआ था। तो माफ कीजिए, इसका जो सही जवाब होगा वो इसका देखिए इस तरीके से आप चेक करें इसमें। एक सेकंड देखिए, आदमगढ़ आपका कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। और बागौर कहाँ पड़ता है आपका? राजस्थान में। तो 1 और 3 इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पुनः आप यहाँ एक बार देखेंगे, गलत विकल्प के चयन की बात की गई है। 3 यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आप यहाँ देखेंगे ये है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 7000 ईसा पूर्व की एकमात्र ज्ञात नवपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है। दूसरा विकल्प आपके सामने यह है कि बलूचिस्तान में मेहरगढ़ को अनाज की टोकरी कहा जाता है। तीसरा विकल्प यह है कि इसे सिंध और भूमध्य सागर के बीच बसी सबसे बड़ी नवपाषाण बस्तियों में से एक माना जाता है। अब आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, अब आप बताएंगे इनमें से सही जवाब क्या होगा। यहाँ देखेंगे पहला सही है कि दूसरा सही है कि केवल तीसरा सही है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों याद रखेंगे इन तीनों विकल्पों में से गलत विकल्प पूछा है तो गलत विकल्प एक भी नहीं है, सभी के सभी सही विकल्प हैं। सभी के सभी सही विकल्प है। तो तीनों ही विकल्पों को आप चाहें तो याद रख सकते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, पहला है कि नवपाषाण युग में पशुपालन एवं अनाज का उत्पादन करने वाले फुरुआती लोग 500 ईसा पूर्व के आसपास माने गए हैं, जो बाढ़ से बाधित थे। दूसरा, पत्थरों और हड्डियों के औजार की मदद से 5000 ईसा पूर्व के आसपास कृषि एवं अन्य गतिविधियां फिर से शुरू हो गई थी। तीसरा, इस क्षेत्र के नवपाषाण युगीन लोग शुरू से ही गेहूं और जौ का उत्पादन करते थे। बताइए सही विकल्प क्या होगा। छठा प्रश्न है आपके सामने और आप बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। हमसे पूछा कि सही विकल्प क्या होगा। तो दोस्त याद रखेंगे पहला भी विकल्प आपका सही है, दूसरा भी विकल्प सही और तीसरा भी विकल्प सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपयुक्त में दिए गए सभी विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब क्या पूछा है? गलत विकल्प का चयन कीजिए। सातवां प्रश्न है आपके सामने और सातवें प्रश्न में आप बताएंगे। पहला है कि ईसा पूर्व 4500 से 3500 में कोच्चि के समतल मैदान से लेकर सिंधु घाटी क्षेत्र तक कृषि कार्यों का बहुत विकास हुआ। दूसरा है 4500 ईसा पूर्व के बाद कुम्हार का चाक अस्तित्व में आया। तीसरा, सिंधु की एक सहायक नदी हकरा की सूखी घाटी में नवपाषाणिक युगीन के अधोकाल की शैतालिक बस्तियां पाई गई हैं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमसे पूछा गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्त याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें गलत कोई नहीं है, तीनों के तीनों आपके सही कथन हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट हैं, आप इन सभी को अच्छे से कंठस्थ करते चलें। अगला प्रश्न आपके सामने है के बीच की अवधि में पश्चिमी एशिया में लोगों ने खेती, बुनाई, मिट्टी के बर्तन, गृह निर्माण, संग्रहण, समृद्धि और लेखन जैसी कलाएं विकसित की थी। तो आपको समय बताना है कि कब से कब तक के समय के बीच ये कार्य हुआ था। बताइए इसका सही जवाब आप सभी बताएंगे कि वो समय क्या था जब ये कार्य सारे किए गए थे। तो वो समय था आपका ऑप्शन नंबर ए 9000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के समय ये सारे कार्य किए गए थे, जिसमें एशिया के लोगों ने खेती, बुआई, मिट्टी, बर्तन, गेहूं, निर्माण गृह, समृद्धि गृह, लेखन कला जैसी विकसित व्यवस्थाएं प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब आपको ये कालक्रम में व्यवस्थित करना है। 9वां प्रश्न है, आप बताएंगे। सबसे पहले दिया कश्मीर में नवपाषाण कालीन बस्ती की सबसे प्रारंभिक तिथि। याद रखेंगे ये जो आपका पहला ऑप्शन दिया गया कि कश्मीर में नवपाषाण बस्ती की सबसे प्रारंभिक तिथि, तो वो तिथि थी इसकी 2700। क्या थी? 2700 ईसा पूर्व। दूसरी, दक्षिण भारत में सबसे पुरानी नवपाषाण बस्ती, इसकी भी आपको तिथि बतानी होगी। तो दक्षिण भारत में जो थी इसकी तिथि थी 2500 ईसा पूर्व। क्या थी? 2500 ईसा पूर्व। तीसरा, चिरांद के नवपाषाण काल की सबसे प्रारंभिक तिथि, तो जो चिरांद था इसकी जो तिथि थी वो थी आपकी 2000 ईसा पूर्व। और फोर्थ तक दक्षिण और पूर्वी भारत में नवपाषाण बस्तियों के नवीनतम साक्ष्य, तो ये जो साक्ष्य मिले वो हमारे मिले 1000 ईसा पूर्व। हमसे पूछा कि क्रम लगाइए, कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए।
अब आप इनकी डेटें देख सकते हैं और अब चलते हैं ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन जब आप देखेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी जो क्रम दिया गया था वो बिल्कुल सही दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है कि जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र के निम्नलिखित में से किस जिले में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी प्रवरा नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? याद रखेंगे, एक तो ये प्रवरा नदी आपसे पूछी जाएगी कि प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये याद रखेंगे ये गोदावरी की एक सहायक नदी है। और जोरवे जो संस्कृति महाराष्ट्र में पाई जाती है वो कौन सी नदी के तट पर पाई जाती है? तो आप सभी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र का जो जिला पूछा गया है वो आपका जिला हो जाएगा अहमदनगर। ये अहमदनगर आपका महाराष्ट्र में पड़ता है और अहमदाबाद आपका गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि तांबे का सबसे बड़ा भंडार निम्न में से किस राज्य के गुंगेरिया में पाया गया है, जिसमें 424 तांबे के औजार एवं हथियार तथा चांदी की 102 पतली चद्दरें पाई गई हैं? वो कौन सा राज्य था? तो दोस्तों याद रखेंगे वो राज्य था आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न आपके सामने है, हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर स्थित निम्नलिखित में से किस शहर में 1.1 मीटर के सबसे बड़े गेरू रंग के बर्तन के संग्रह का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान के जोधपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पाई गई मालवा संस्कृति को गैर हड़प्पा संस्कृति माना जाता है? बताइए वो कौन कौन से स्थान थे? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 करके, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए नवदा टोली, एरन और नगदा, तो ये तीनों ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर गलत विकल्प का आपसे चयन पूछा गया है, ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। पूरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा। पहला है कि अभी तक 200 जोरवे स्थलों की खोज की जा चुकी है, जिनमें से सबसे बड़ा जोरवे स्थल गोदावरी नदी घाटी में स्थित दायमाबाद है। दूसरा, दायमाबाद कई कांस्य वस्तुओं की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ हड़प्पा संस्कृति से प्रभावित हैं। अब आप बताएंगे इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है, तो इसका जो सही विकल्प आपको बताना, गलत विकल्प आपको बताना होगा। तो गलत विकल्प हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी गलत विकल्प नहीं है, दोनों के दोनों आपके सही विकल्प हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। ठीक है, सही विकल्प आपसे पूछ सकता है, तो इसका सही विकल्प क्या होगा बताइए। ताम्रपाषाण काल के बाद के चरण में 4 आयताकार कमरे और 1 वृत्ताकार कमरा अर्थात 5 कमरों वाला घर पाया गया है। इस चरण की अवधि क्या थी? तो दोस्तों याद रखेंगे इस चरण की आपसे अवधि पूछी गई है, तो इस प्रकार के जब प्रश्न आपसे पूछे जाए तो याद रखें उसकी जो अवधि है वो 1300 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास पूछी गई है, जिसे हम ताम्रपाषाण काल के बाद के चरण को समझते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, एक तरफ ताम्रपाषाण कालीन स्थल दिए गए, दूसरी तरफ आपके संबंधित राज्य दिए गए। आपको यहाँ पर गलत विकल्प का चयन करना है कि कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ठीक है, चलिए एक एक करके समझेंगे। पांडु राजा डिब्बी ये पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल सही है। महेशपद महेश दल ये पश्चिम बंगाल में, ये भी बिल्कुल सही है। सी ताराडीह मध्य प्रदेश, ये आपकी गलत हो जाएगी, क्योंकि जो ताराडीह दिया गया है आपके बिहार में, मध्य प्रदेश में नहीं है। कौन से राज्य में? तो आप याद रखेंगे आपके बिहार में। बाकी बाद ऑप्शन डी ये भी सही है, खैराडीह और नरहन ये उत्तर प्रदेश में, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर गलत विकल्प के बारे में दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेनुआर अरहर संस्कृति का एक क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। दूसरा है महाराष्ट्र के जोरवे और चंदौली में चिपटी आयताकार तांबे की कुल्हाड़ियां और चंदौली में तांबे की छेनी पाई गई है। यहाँ पर आपको गलत बताना है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा कथन आपका बिल्कुल सही है। अब पहला कैसे गलत हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे दे रहा है कि शिनुअर संस्कृति का, तो शिनुअर संस्कृति नहीं होगी, यहाँ होगी गिल्लुन अरहन संस्कृति। शिनुअन की जगह क्या होगा? यहाँ पर होगा गिल्लुंद संस्कृति, गिल्लुंद संस्कृति होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए। अगला प्रश्न चलिए बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर भी आपको गलत विकल्प का चयन करना है।
पूर्वी पाषाण में ताम्र पाषाण युग में चावल का उत्पादन किया जाता था। पश्चिमी भारत में ताम्र पाषाण युग में जौ का उत्पादन किया जाता था। उत्तर भारत में ताम्र पाषाण युग में गेहूं का उत्पादन किया जाता था। इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत हमसे पूछा है। बताइए इनमें से गलत कौन सा है। तो आप याद रखेंगे गलत। देखिए पहला जो विकल्प है बिल्कुल सही है, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है, तीसरा विकल्प आपका गलत है। अब तीसरा विकल्प क्यों गलत है, इसमें कहा गया कि उत्तर भारत में ताम्र पाषाण युग में गेहूं का उत्पादन किया जाता था। तो आप याद रखेंगे पूर्वी भारत में चावल का उत्पादन किया जाता था, ये बिल्कुल कैसी बात है, सही बात है। पश्चिमी भारत में गेहूं और जौ दोनों का उत्पादन किया जाता था, जबकि यहाँ पर आपके में क्या केवल जौ दिया, तो ये तो सही है। अब गेहूं का उत्पादन उत्तर भारत में नहीं होगा, ये पश्चिमी भारत में होगा, इसी वजह से ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है ताम्र पाषाण युग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प का चयन करना है, यानी सही विकल्प आपको बताना है। पहला, राजस्थान में मृत शरीर को उत्तर दक्षिण की दिशा में लिटाया जाता था। कथन सेकंड है कि दक्षिण भारत में मृत शरीर को पूर्व पश्चिम की दिशा में लिटाया जाता था। अब आप बताएंगे इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्त इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड होगा, पहला गलत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया कि राजस्थान में मृत शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में लिटाया जाता था। तो ये जो उत्तर दक्षिण दिशा कार्य होती थी वो राजस्थान में नहीं होती थी, वो आपकी होती थी महाराष्ट्र में। कौन से राष्ट्र में होती थी, तो ये जो प्रक्रिया थी वो महाराष्ट्र राज्य की थी, इसीलिए पहला गलत, दूसरा सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ज्ञात होने वाली प्रथम संस्कृति थी। बताइए सबसे पहले कौन सी संस्कृति ज्ञात हुई, उसका नाम था अहर ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, और इसका समय भी आपसे पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे इसका समय आपका पूछा जाए तो 2100 से लेकर 1500 ईसा पूर्व पूछी गई है अहर ताम्र पाषाणिक संस्कृति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में किया गया है। इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। 21वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, और दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। कौन से वेद में, याद रखेंगे यहाँ पर अथर्ववेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है, ना कि यजुर्वेद में। और इतिहास अथर्ववेद का उपवेद है, यहाँ पर यह भी बात कही गई है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 22वां, निम्नलिखित में से किसने इतिहास के बारे में यह कथन कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास सुनने में लगाना चाहिए। ये बताइए कथन किसने कहा था। तो दोस्त याद रखेंगे ये कथन कहा था कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने कहा था कि राजा को प्रतिदिन कुछ समय इतिहास श्रवण में लगाना चाहिए। वहीं अगर बात करें ब्यूरी की, तो ब्यूरी ने कहा था कि इतिहास विज्ञान है, ना कि कम न ज्यादा। वहीं बेकन की बात की जाए तो बेकन ने कहा था कि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। वहीं अबुल फजल की बात की जाए तो अबुल फजल ने कहा था कि इतिहास एक चिकित्सालय है जहां व्यक्ति अपने दुखों की दवा पाता है। तो ये कथन आपसे पूछे जा सकते हैं किस व्यक्ति ने क्या कथन कहा। चाहे तो आप इन चारों कथनों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि इतिहास से ऐसे कथन आपके बारे में पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, आपको गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला कथन आप पढ़ेंगे कि यूनानियों ने भारत को इंडिका या इंडिया कहकर संबोधित किया था। तो ये बिल्कुल सही बात है कि यूनानियों ने भारत को किस नाम से पुकारा, इंडिया नाम से पुकारा। और हमसे पूछा क्या गया, गलत विकल्प, तो पहला हमारा सही है। दूसरा, ह्वेनसांग ने भारत को येन तू कहकर संबोधित किया। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है कि ह्वेनसांग ने भारत को येन तू कहकर संबोधित किया। तीसरा है, इत सिंह ने भारत को आर्य देश कहकर पुकारा। तो ये भी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चौथा है कि भरत वंश का वर्णन सबसे पहले खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में पाया गया था, जो अरामाइक में लिखा गया था। तो यही दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भाषा दी गई है, यहाँ जो लिपि दी गई है वो अरामाइक लिपि दी गई है, जबकि ये अरामाइक लिपि के स्थान पर कौन सी लिपि में लिखा गया था, याद रखेंगे प्राकृत में लिखा गया था। किसमें लिखा गया था, प्राकृत में लिखा गया था, ना कि अरामाइक में लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी गलत, बाकी सभी सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक यानी भारतीय प्रागैतिहासिक की खोज का श्रेय डॉक्टर प्राइम रोज को जाता है, जिन्होंने 1842 में कर्नाटक के जिले में लिंग सुगुम नामक एक नवपाषाणिक स्थल से प्रागैतिहासिक उपकरणों की खोज की थी। तो कर्नाटक के किस जिले की यहाँ पर बात की गई है वो जिला आपको बताना है।
तो दोस्तों याद रखेंगे कर्नाटक का वो जिला था रायचूर जिला, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने, राख के टीले निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं किए गए हैं? राख के टीले निम्नलिखित में से किस स्थान से प्राप्त नहीं किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखेंगे, देखिए पलवाय से प्राप्त हुए हैं, उतनूर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, माफ कीजिए एक बार, इसमें पूछा कि राख के टीले कहां से प्राप्त नहीं किए गए, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, राख के टीले प्राप्त किए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा, कहां से प्राप्त नहीं किए गए, तो यहाँ से भी हुए, यहाँ से भी हुए, यहाँ से भी हुए, इन तीनों से प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। 26वां प्रश्न है कि डॉलमेंस शब्द का संदर्भ किससे है? याद रखें दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया है डॉलमेंस, और इस डॉलमेंस शब्द का जो संबंध है वो है आपका एक तरीके से, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर, इनमें से कोई नहीं। अब डॉलमेंस का शब्द आप समझ सकते हैं, इसका अर्थ होता है कि एक तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, जो व्यक्ति मर जाते हैं उनके ऊपर जो समाधियां बनाई जाती हैं, उनको यहाँ पर डॉलमेंस शब्द कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपसे सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया है। पहला विकल्प आपके सामने है, दूसरा है और तीसरा है, इनके आधार पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य बिहार में स्थित पेफरा से प्राप्त हुए हैं। पहला मेरे हिसाब से सही है, हमें गलत बताना है, सॉरी सही विकल्प का चयन करना है, पहला सही है। दूसरा, पैसारा एक पुरापाषाण स्थल है, ये भी आपका सही है। पैसरा की खोज विदुला जायसवाल ने 1947 में की थी, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सही विकल्प का चयन करेंगे। पहला, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है। दूसरा है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनोरा स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्मों की खोज की गई थी। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो आप यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे कि दोनों के दोनों कथन आपके सत्य कथन है, क्योंकि यहाँ पर पूछा सही कथन का चयन कीजिए। तो पहला भी कथन आपका सही हो जाएगा और दूसरा भी कथन आपका सही हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि गुजरात में स्थित लंगनाज से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, वहीं आप देखेंगे दूसरा कि मध्यपाषाण कालीन स्थल महदहा प्रतापगढ़ से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखेंगे, लंगनाज से 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, और जो ये प्रतापगढ़ में जो आपका महदहा पड़ता है, यहाँ से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, 30वां, उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा के शहरों के सही भौगोलिक क्रम का चयन कीजिए। आपसे पूछा कि उत्तर से दक्षिण आपको क्रम से इनको लगाना है, तो चलिए एक एक करके क्रम से इनको लगाते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर जो आएगा वो आएगा आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन आपका पता है आपको कहाँ पड़ता है, कालीबंगा ये राजस्थान में, उसके बाद मोहनजोदाड़ो और उसके बाद लोथल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी आपको कालक्रम के आधार पर इनको व्यवस्थित करना है। इसके लिए आपको इनकी डेट पता होनी चाहिए कि एक कनिगम ने हड़प्पा मोहर का पता लगाया, तो वो कौन सी सन थी? तो याद रखेंगे वो सन थी 1853। ठीक है, 1853। वहीं मार्शल द्वारा मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किया गया था, तो मोहनजोदाड़ो का जो उत्खनन किया गया था वो दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। बट यहाँ पर पूछा गया कि मार्शल द्वारा, तो मार्शल द्वारा जो नेतृत्व किया गया था वो 1931 में किया गया था। ठीक है, वत्स द्वारा हड़प्पा उत्खनन किया गया था, तो वत्स द्वारा जो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था वो 1940 में किया गया था। ठीक है, मॉर्टेन व्हीलर द्वारा हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, तो वो सन थी 1946। तो यही चार आपके सामने थी, चारों को हमने यहाँ पर डिटेल से देखा। आपसे पूछा जाए हड़प्पा का उत्खनन तो केवल दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। अब इसका जब आप क्रम लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4, पहले ये आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, तो ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किन फसलों से परिचित थे? बताइए।
हड़प्पा के लोग किन फसलों से परिचित थे? आपको ऑप्शन के आधार पर टिक करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बताना है। ठीक है, बताइए हड़प्पावासी किन फसलों से परिचित थे? देखिए, जौ से परिचित थे, गेहूं से परिचित थे, तिल से भी परिचित थे और मटर से भी परिचित थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। हड़प्पावासी सभी फसलों से परिचित थे। अगला प्रश्न है कि रागी या बाजरा की खेती के साक्ष्य में किसी भी हड़प्पा स्थल पर नहीं मिलते हैं। बताइए, रागी या बाजरा की खेती के साक्ष्य किसी भी हड़प्पा स्थल पर नहीं मिलते हैं। किस स्थल की बात हो रही है? यहाँ पर याद रखेंगे उत्तर भारत की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर देखिए खाली स्थान पर आपको जगह भरनी है। में दो सांस्कृतिक चरण पाए गए हैं, पूर्वी हड़प्पा और हड़प्पा। ये दो चरण हड़प्पा काल की मिट्टी की ईंटों से बने चबूतरों, सड़कों और नालियों के अवशेषों से संबंधित स्वरूप को दर्शाते हैं। बताइए कहाँ की बात हो रही है? याद रखें दोस्तों, ये जो बात कही जा रही है इनमें कोई भी ऑप्शन है ही नहीं, इनमें ये ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि ये जो बात कही गई है आपकी वो हिसार की कही गई है, हिसार हरियाणा, हिसार हरियाणा, यहाँ की ये बात कही गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार से संबंधित है। उत्तर शिवालिक, दक्षिण अरब समुद्र, पश्चिम सिंध प्रांत के मकरंद तट और उत्तर पूर्व मेरठ। आपसे पूछा गया कि गलत विकल्प का चयन करें। बताइए 35वां प्रश्न आप सभी के सम्मुख, इसका गलत विकल्प क्या होगा? याद रखेंगे इसका गलत विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए उत्तर की बात करें तो शिवालिक फ्रीडी से टच होता था, दक्षिण में ये अरब सागर से टच होता था, पश्चिम की अगर बात की जाए तो ये बलूचिस्तान तक जाता था। यहाँ पर आपके सामने सिंध प्रांत है, याद रखना होगा बलूचिस्तान, ये बलूचिस्तान तक जाता था और पूरब उत्तर पूर्व में मेरठ उत्तर प्रदेश तक जाता था। अगला प्रश्न है, तुलनात्मक रूप से निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का क्षेत्रफल सबसे कम है? बताइए सबसे छोटा इनमें से कौन सा है? तुलनात्मक की अवस्थिति के आधार पर याद रखेंगे धोलावीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जाता है तो इसका क्षेत्रफल 50 हेक्टेयर है। कितना है? 50 हेक्टेयर। पूछ सकता है आपसे हड़प्पा का कितना है? 50 हेक्टेयर। वही सॉरी धोलावीरा और हड़प्पा का पूछा जाए तो 150 हेक्टेयर। वही राखीगढ़ी का पूछा जाए तो राखीगढ़ी का आपका हो जाएगा 250 हेक्टेयर। और वही मोहनजोदड़ो का पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो का हो जाएगा 500 हेक्टेयर। तो आप सभी के क्षेत्रफल के आधार पर आप लगा सकते हैं। सबसे बड़ा आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पर धोलावीरा हो जाएगा। अगला कि सिंधु के लोग का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से न इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया जो सिंध से लिया गया है। बताइए इसका दोस्तों सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपको बताना है, ए हो जाएगा कपास और यूनानियों ने। तो सिंधु के लोग कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया। तो आप यहाँ पर आप भरेंगे कपास और यहाँ पर भरा जाएगा यूनानी। इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हड़प्पा कालियों ने राजस्थान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ व्यापारिक संबंध थे। वहीं दूसरा कथन है आपके सामने हड़प्पा कालियों, देखो पहला तो आपका सही हो जाएगा क्योंकि गलत आपको बताना है। हड़प्पा वासियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया था जिससे दक्षिण एशिया के साथ व्यापार में मदद मिले। ये दोस्तों गलत हो जाएगा, यही गलत है, बाकी सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया कि हड़प्पा वासियों ने उत्तरी अफगानिस्तान में एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित किया था जिससे कि दक्षिणी एशिया के साथ, दक्षिणी एशिया नहीं यहाँ पर होगा, यहाँ होगा मध्य एशिया। क्या होगा? मध्य एशिया के साथ व्यापार मदद मिले। दक्षिण एशिया में तो ये भारत हमारा आता है, भारत हुआ आपका, बांग्लादेश हुआ, ये दक्षिण पूर्व एशिया आते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पर भी आपसे गलत विकल्प पूछा है। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे गलत विकल्प पूछा है। चलिए पहले विकल्प की तरफ चलेंगे, नर देवता को मोहरों पर अंकित कर दर्शाया गया, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। दूसरा है एक मोहर पर पीपल की शाखा के बीच एक देवता का चित्रण था, ये भी सही है। एक सींग वाले जानवर और कुबल वाले सांड को दर्शाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गलत विकल्प, तो इनमें से तो भाई कोई भी गलत विकल्प नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सही है। अगला, सिंधु क्षेत्र के लोग मापन के लिए मोटे तौर पर इसके गुणांक का उपयोग करते थे। याद रखेंगे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो मापन के लिए
किसका उपयोग करते थे? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी का नहीं, क्योंकि वो करते थे 16 मोटे तौर पर, 16 या इससे गुणांक 16, 16 के बाद कितना आता था आपका 64, फिर यहीं पर हो जाता 160, 320, इन चीजों का वो प्रयोग करते थे 640, इनका वो प्रयोग करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा 16, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न 41 में, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋग्वेद में 250 से अधिक बार आया है? तो आप याद रखें दोस्तों, 250 से अधिक बार जो शब्द आया ऋग्वेद में उसका नाम है इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 250 से बार जो शब्द आया है वो आप सभी को बताना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ बोला गया 250 से अधिक बार कौन सा शब्द आया है। देखिए यहाँ पर एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, सभी को एक एक करके। ऋग्वेद में जो अश्व यानी घोड़े का जो जिक्र किया गया है वो 215 बार किया गया है। ठीक है, ऋग्वेद में जो गाय की बात की गई है वो 176 बार की गई है। बैल या ब्रफड़ की बात की गई है तो इसकी 170 बार की गई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है तीनों का। और हमसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में 250 से अधिक बार किसका उल्लेख किया गया है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे किसका किया गया है। पश्चिमी एशिया में घोड़े के उपयोग का सबसे पहला अभिलेखीय साक्ष्य के उत्तरार्ध में अनातोलिया में प्राप्त हुआ है। बताइए कौन सी शताब्दी की बात हो रही है यहाँ पर? तो वो शताब्दी आप दोस्तों याद रखेंगे, वो शताब्दी थी आपकी 19वीं शताब्दी। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, यहाँ पर भी विकल्प दिए गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए ऑप्शन ऐसे दिए गए आपके, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, 1 2 3, केवल 3। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? पहले आप इन तीनों कथनों को पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसका जवाब देंगे कि कौन सा कथन सही होगा। ठीक है, पहला है कि ईसा पूर्व के आसपास ईरान में हिसार की एक बेलनाकार मोहर पर 8 स्पोत पहिए वाले रथ को चित्रित किया गया है। ठीक है, तो ये गलत हो रहा है, क्योंकि 8 की जगह जो होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। 6 स्पोक पहिए वाले रथ का चित्र मिला, तो पहला गलत हो गया। तो हमसे पूछा गया सही विकल्प, तो पहला गलत हुआ। दूसरा है स्पोक वाला पहिया ना तो हड़प्पा में और ना ही मोहनजोदड़ो में मिला, तो ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा काल में हरियाणा के हिसार जिले के बनावली में स्पोक वाले पहियों का इस्तेमाल होता था, लेकिन इस उत्तर हड़प्पा काल का चरण माना जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला गलत, 2 3 सही। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? बताइए। पहला, मेंके के अनुसार स्वास्तिक प्रतीक का उद्भव एलम में हुआ था। दूसरा, 2000 ईसा पूर्व में यह हड़प्पा संस्कृति में अस्तित्व में आया। तीसरा, दक्षिण तजाकिस्तान में यह 1200 ईसा पूर्व के आसपास अस्तित्व में आया था। इसका बताइए सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा या इनमें से कोई नहीं। हमसे गलत विकल्प पूछा है कि निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है। तो दोस्तों पहला भी सही, दूसरा भी सही और तीसरा भी सही, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कभी देखिए विकल्प सही पूछता है, कभी विकल्प गलत पूछता है। यहाँ पर एग्जामिनर आपको इसी तरीके से फंसाएगा। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बताइए फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा। ये तीनों ही प्रश्नों को पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप टिक करेंगे तो याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा। ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे, 1 और 3 बिल्कुल सही है, पहला भी सही और तीसरा भी सही, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है। अब दूसरे में गलती क्या है? ये कह रहा है कि ईसा पूर्व 2500 में पूर्वी शाखा में ध्वनि का विकास हुआ जिसे प्रोटो इंडो ईरानियन कहा गया। ये दोस्तों आप याद रखेंगे, ये जो कहावत कही गई है ये बिल्कुल फराफर गलत है। क्योंकि यहाँ पर जो ध्वनि का विकास हुआ है वो 3500 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4500। कितना होगा? 4500। इसी वजह से ये गलत था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन सबसे पहले हुआ था? बताइए। ये जो 4 ऑप्शन है इनमें सबसे पहले कौन सा आयोजन किया गया था? अब आपको यहाँ पर डेट के आधार पर भी आपको बताना होगा कि कौन सा आयोजन सबसे पहले किया गया था। फिलिस्तीन क्षेत्र में कृषि का विकास की अगर बात की जाए तो ये आपकी 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रोटो इंडो ईरानियन भाषा का परिचय की अगर बात की जाए तो आपकी 4500, अभी हमने ऊपर बात की थी 4500 में हुई थी। हड़प्पा संदर्भ में मिट्टी के पहिए की खबर की जो चर्चा हमें मिली है देखने को, वो हमारी 2500 के आसपास मिली है। ठीक है, और चौथा आपका कि हित्य के हल्के पहिए वाले रथों का इस्तेमाल जो होता था वो चर्चा हमें कहाँ से देखने को मिली है? तो वो 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व में देखने को मिली है। ईसा पूर्व में देखने को मिली है। तो इस प्रकार सबसे पहले जो हुआ था कालक्रम वो आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसमें सही विकल्प आपको बताना है।
ये सरस्वती नाम जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है निम्न में से किस क्षेत्र से लिया गया है। यानी जो सरस्वती नाम है वो ऋग्वेद में बार बार उल्लेखित किया गया है, यह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो दोस्त याद रखेंगे इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण अफगानिस्तान। या दोस्तों दक्षिण अफगानिस्तान इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, बताइए। ए बी सी डी इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे पहला जो विकल्प दिया कि ऋग्वेद में आर्य शब्द 36 बार आया है, सही है। ऋग्वेद भारतीय भाषाओं का प्राचीनतम ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में कई चीजें ईरानी भाषा के सबसे पुराने ग्रंथ अविस्ता से मिलती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारीगर को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया है, बताइए। ऋग्वेद में पुरंदर किसे कहा गया है। तो दोस्तों याद रखेंगे ऋग्वेद में जो पुरंदर कहा गया है आपसे पूछा गया है, यह कहा गया है ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी को नहीं, क्योंकि पुरंदर कहा गया है इंद्र को। किसको कहा गया है, याद रखेंगे इंद्र को कहा गया है ऋग्वेद में पुरंदर, तो ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कालक्रम में व्यवस्थित करें। अब इनको काल के आधार पर आपको लगाना होगा। तो दोस्तों बताइए फटाफट इसका क्या सही आंसर होगा काल के आधार पर। ठीक है, इसका सही आंसर होगा, बताइए फटाफट क्या होगा। काल के आधार पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3 4। ये सभी काल के आधार पर ही लगे हुए हैं, ये सभी काल के आधार पर ही लगे हुए हैं। कैसे, पहले का जो काल होगा वो 2300 होगा, पहले का काल कितना होगा 2300, दूसरे का काल होगा आपका 1600, तीसरे का काल होगा आपका 1500 और चौथे का काल होगा आपका 1400। तो ये जो लगे हुए सभी काल के आधार पर लगे हुए हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। बार बार कभी सही कभी गलत इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछकर एग्जामिनर आपको भ्रम में डाल देगा। बताइए इनमें से कौन सा विकल्प गलत है। पहला यहाँ पर पूछा गया, देखिए कि बरामेर की पंच सिद्धांत का यूनानी ज्योति विद्या पर आधारित है। दूसरा, बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम जेजांक भुक्ति है। तीसरा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। बताइए इनमें से गलत विकल्प आपसे पूछा है। याद रखेंगे कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सभी के सभी विकल्प आपके सही है, तीनों के तीनों विकल्प आपके सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। पुनः आपसे एक बार गलत विकल्प पूछा गया है, बताइए इनमें से गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन आप सभी के सम्मुख दिए गए हैं, बताइए इनमें से गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा। याद रखेंगे पहला है पांड्य राजवंश, प्राचीन राजवंश का एक राजवंश है, बिल्कुल सही है। चीनी यात्री मतवालिन ने चालुक्यों के शासनकाल के दौरान चीन और भारत के बीच संबंधों का विरोध दिया है, ये भी बिल्कुल सही है। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ सेन वंश द्वारा किया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी कथन सही है, इनमें से गलत विकल्प एक भी नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। पहला है कि दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ। दूसरा, राष्ट्रकूट शासक परांतक प्रथम ने 949 ईस्वी में तक्कोलम के युद्ध में कृष्ण तृतीय को बुरी तरह पराजित किया था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे हमसे पूछा गलत विकल्प, देखिए यहाँ पर गलत विकल्प पूछा है, तो दूसरा विकल्प गलत है, पहला विकल्प का सही हो जाएगा। अब दूसरे विकल्प में क्या दिया गया, तो आप देखें राष्ट्रकूट शासक, यहाँ पर जो नाम था वो था आपका कृष्ण तृतीय। क्या होना चाहिए नाम यहाँ पर, ये होगा कृष्ण तृतीय। इस कृष्ण तृतीय ने 449 ईसा पूर्व में ताकोलन के युद्ध में परांतक, यहाँ पर कृष्ण तृतीय गलत हो जाएगा। देखिए इसमें गलती क्या है सवाल में आपको बताऊं। पहला तो आपका सही है, ये जो कृष्ण तृतीय नाम दिया है और ये यहाँ पर दिया गया है परांतक प्रथम, ये परांतक प्रथम यहाँ होना चाहिए था और कृष्ण तृतीय आपका यहाँ होता तो पूरा ये सही हो जाता। यही इसका पक्षांतर करने से ये विकल्प आपका गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। अब आपसे पूछा विकल्प सही है। वेंगी नदी को चोल राजवंश की जीवन रेखा माना जाता था, तो आप बता सकते हैं कि इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, तो आपको बताना होगा। ठीक है, दूसरा है भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप उन्हें एक नर्तक के रूप में प्रदर्शित करता है। ऑप्शन तीसरा, तमिल ग्रंथों में कुरल को लघु वेद का नाम दिया गया है। बताइए कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल तीसरा विकल्प सही है, बाकी दोनों विकल्प आपके गलत हैं। ठीक है, अब क्यों गलत है आइए उनकी भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर शब्द दिया गया कि वेंगई नदी को चोल राजवंश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, तो यह चोल राजवंश नहीं होना चाहिए, पांड्य वंश होना चाहिए। कौन सा, पांड्य वंश होना चाहिए था, तो ये गलत। दूसरा, भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप उन्हें एक नर्तक के रूप में प्रदर्शित करता है, तो दोस्तों नर्तक नहीं होगा यहाँ पर, एक तरीके से शिक्षक होना चाहिए था, शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करता है, तो
तो ये दोनों में गलतियां थी, बाकी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना रोमन बस्ती अरेकामेंडू पुरातत्व स्थल के उत्खनन से प्राप्त हुई है। तो बताइए यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा? तो सभी मित्रगण हमारे याद रखेंगे, यहाँ पर आएगा रोम। ठीक है, ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के, यहाँ पर क्या आएगा? रोम, रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, तो ऑप्शन नंबर ए। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए कौन सा विकल्प सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आज के इस वीडियो में, और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपने इन 100 प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लिया तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। सिलेक्टेड प्रश्नों की ये श्रेणी है और यहाँ चुनिंदा प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया जा रहा है। इनसे संबंधित जो व्याख्या बताई जा रही है आप इसको गौर करेंगे, एक एक प्रश्न को आप गौर से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। और आप कमेंट करके भी खुद बताएं कि किस प्रकार के प्रश्न आपको लग रहे हैं। पहला है संस्कृति के कवि नाटकार कालिदास का उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। हमसे पूछा कि सही विकल्प। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जो संस्कृत के कवि जो कालिदास है इनका जो उल्लेख है वो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है पल्लव राजवंश के प्रशासन में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे। याद रखेंगे पल्लव राजवंश में महिलाओं को उच्च पद दिए जाते थे, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। अगला आपका चोल शासक राजेंद्र प्रथम को एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है जिसे चोल गंगम के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे जो चोल शासक राजेंद्र प्रथम को एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है जिसे चोल गंगम के नाम से जानते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी तीनों ही सही होने चाहिए। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर, माफ कीजिए, देखिए इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर पहला तो बिल्कुल सही है, दूसरा भी बिल्कुल सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन इस प्रकार से तो कोई दिए नहीं गए, 1 2 3 1 2 3, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख दिया गया है, देखिए केवल हम यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज में प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, ये सॉरी माफ कीजिए, प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको गलत विकल्प बताना है। पहला हमने पढ़ लिया कि दक्षिण भारत का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन बी है कि चोल राजवंश राजा राज प्रथम ने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी और अपनी पुत्री का विवाह सिंगल राजकुमार से कर दिया था। ऑप्शन सी है कि चोल राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। इनमें से कोई नहीं, तो गलत विकल्प आपको पूछा गया है। ऑप्शन बी गलत है, बाकी पहला भी सही है और तीसरा भी सही है। अब पहले और तीसरे तो सही है, बी में क्या गलती है? तो आप याद रखेंगे पहला जो कह रहा है कि दक्षिण राजवंश का चोल राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा है चोल सम्राट राज राजा प्रथम ने, यहाँ पर राज राजा प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर जो अम्फर होना चाहिए इस जगह पर यह होना चाहिए कुंतो, सॉरी इसका नाम है कुलोनतुल प्रथम। क्या नाम है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुलोनतुल प्रथम। ठीक है, कुलोनतुल प्रथम ने श्रीलंका को पूर्णतः स्वतंत्र कर दिया था और अपनी पुत्री का विवाह सिंगल राजकुमार से कर दिया था। तो ये बी वाला गलत है, बाकी सभी सही है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इक्ष्वाकु राजवंश के राजाओं को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है। दूसरा है नंद राजवंश के शासनकाल के दौरान एग्रोमोनोई नामक अधिकारी सड़कों के निर्माण से संबंधित था। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा पहला सही है, दूसरा, पहला सही है, दूसरा गलत है। अब दूसरा क्यों गलत है तो आइए इसके बारे में भी समझेंगे। यहाँ पर कह रहा नंद राजवंश, तो नंद राजवंश नहीं होगा, यहाँ पर मौर्य वंश होगा। क्या होगा? मौर्य वंश के ये मौर्य वंश से आपका संबंधित होगा। ठीक है, तो ए सही, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके यहाँ पर खालिस्तान से संबंधित आपको डिटेल बतानी है। यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर बी। चोल शासकों ने अपनी विजयों का ऐतिहासिक विवरण देते हुए मंदिरों की दीवारों पर शिलालेखों को उकेरने की प्रथा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चोल शासक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है। शिक्षक ठीक निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। आपको यहाँ पर गलत विकल्प बताना है। बताइए गलत विकल्प के माध्यम से आप जवाब देंगे। प्रश्न पहला है कि महाभारत को जय संहिता और सहस्त्रीय संहिता भी कहा जाता है। तो सभी को पता है कि आपको गलत विकल्प बताना था, तो ये गलत विकल्प आपका क्या होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है,
यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो पहला तो हमारा क्या हो जाएगा, महाभारत को जय संहिता और सहस्त्राब्दी भी कहा जाता है, तो पहला तो आपका सही है। दूसरा है कि यह पांडवों और कौरवों के दो मुख्य कुलीन परिवारों के बीच संघर्ष का वर्णन था। याद रखना है, ये बिल्कुल सही बात है, पांडवों और कौरवों के दो कुलीन परिवारों के बीच संघर्ष का वर्णन था। तीसरा है कर्दमक क्षत्रपों ने ताम्र धातु के अत्यंत दुर्लभ सिक्के चलाए थे, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी तीनों ही कथन सही है। ठीक है, तो आपसे गलत विकल्प पूछा गया था, तो इनमें एक भी विकल्प गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन यात्रियों ने अपने लेखन में सुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? बताइए कौन से लेखकों ने सुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है? तो याद रखेंगे इसका सही विकल्प होगा, देखिए हुएन सांग ने भी उल्लेख किया है। किसने? हुएन सांग ने भी किया है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा आपके अबू जायद इन्होंने भी किया है, और यहीं अगर बात की जाए तो अल मसूदी ने भी किया है। अबुल फजल ने इसका उल्लेख नहीं किया। किसने? अबुल फजल ने इसका उल्लेख नहीं किया। तो इस प्रकार 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बताइए 62वां प्रश्न है, गलत विकल्प आपसे पूछा गया है, क्या होगा गलत विकल्प? पहला कि गंगा को उड़ीसा का चेंडा गंगा भी कहा जाता है। दूसरा, राजा नरसिंह देव ने कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। बताइए इसका सही विकल्प, सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो आप सभी गौर से सुनेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गलत विकल्प पूछा है, दोनों के दोनों कथन आपके सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। 63वां प्रश्न है, पहला कि कंपिल मेला एक जैन मेला है जो हर साल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में आयोजित किया जाता है। हमसे पूछा गलत विकल्प का चयन कीजिए, तो पहला ही दोस्तों आपका गलत हो गया, पहला ही गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये कह रहा है कंपिल मेला एक जैन मेला है जो हर साल उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले, तो यहाँ पर जो श्रावस्ती जिला ये गलत होगा, यहाँ पर होना चाहिए फरुखाबाद। फरुखाबाद, क्यों कंपिल कहाँ पर है? फरुखाबाद में, तो ऑप्शन पहला गलत, दूसरा आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ठीक है, बताइए गलत विकल्प का चयन करना है। किस्सा राधा कन्हैया को बहादुर शाह जफर के द्वारा 1843 में लिखा गया था। सातवाहन काल में प्राकृत भाषा का उपयोग राजभाषा के रूप में किया जाता था। सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी। सातवाहन राजवंश का अंतिम शासक विजय सातकर्णी था। हमसे गलत विकल्प पूछा है, तो जवाब देना पड़ेगा आप सभी को। इसका गलत विकल्प क्या हो जाएगा? दोस्तों पहला ही विकल्प गलत है, बाकी सभी तीनों के तीनों कथन आपके सही हैं। अब पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर कह रहा है किस्सा राधा कन्हैया को बहादुर शाह जफर ने, अब यहाँ पर याद रखेंगे बहादुर शाह जफर नहीं होगा, किस्सा राधा कन्हैया को लखनऊ के नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह। ठीक है, वाजिद अली शाह ने ये जो किस्सा राधा कन्हैया इसको लिखा था, तो पहला गलत, बाकी सभी सही। उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले में स्थित भिरगांव मंदिर का निर्माण निम्न में से किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? तो बताएंगे भिरगांव में जो मंदिर है उसका निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। इनमें तो कोई नहीं दिया गया है, बट हम आपको बताएंगे वो कौन सा राजवंश था। उस राजवंश का नाम था गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश था। वो कौन सा? गुप्त वंश था। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गौरिक मृदभांड पात्र का नामकरण निम्न में से किस स्तन के उत्तरन से मिलता है? याद रखेंगे मिलता है हस्तिनापुर। ऑप्शन नंबर सी, हस्तिनापुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, पहला गर्तावास के साक्ष्य कोल्लेनवाला से प्राप्त हुए हैं, दूसरा मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। तो दोस्तों याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही पूछा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला आपका गलत हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही, पहला गलत दूसरा सही। क्यों पहला गलत है? क्योंकि यहाँ पर जो कोहिलवाड़ा दिया गया ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए बुर्ज होम। क्या होना चाहिए? बुर्ज होम होना चाहिए। ठीक है, बुर्ज होम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। दक्षिण भारतीय राजवंश राष्ट्रकूट में उत्तम ग्राम प्रशासन था। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति चोल काल का उदाहरण है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर शाहजहां का अभिलेख मिलता है। बताइए इसका गलत विकल्प कौन सा है? तो सभी साथीगण याद रखेंगे, इसमें गलत विकल्प पूछा है।
कौन सा हो जाएगा। चलिए पहले को बात करेंगे। दक्षिण भारतीय राज्य राष्ट्रकूट में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो आप याद रखेंगे यहाँ पर राष्ट्रकूट वंश नहीं था, जो उत्तम ग्राम प्रशासन था वो चोल में था। किसमें था? चोल में था। तो पहला ही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी हम आगे देखेंगे। दूसरा, नटराज की कांस्य मूर्ति, ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपका बिल्कुल सही है। तीसरा है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर शाहजहां, शाहजहां गलत होगा, यहाँ पर जहांगीर होना चाहिए, जहांगीर होना चाहिए। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। तुमैन शिलालेख में हूणों पर स्कंदगुप्त की जीत का वर्णन है। दोस्तों इसका सही जवाब आप सभी को याद रखना है, और ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन सा सही है? तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक है, पहला सही, दूसरा गलत। अगला प्रश्न आपके सामने 70वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो याद रखेंगे इसका जो सही विकल्प हो जाएगा वो आपको याद रखना होगा कि अफगानिस्तान का बामियान बुद्ध की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मौर्यों के बाद पालवंश, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि कह रहा है मौर्यों के बाद पाल राजवंश दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली रहा। तो ये गलत है। दक्षिण भारत में जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा था वो रहा था मौर्य। चलिए अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख। कनिष्क के रवातक अभिलेख में निम्नलिखित में से किन नगरों के नामों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्त याद रखेंगे, इसमें जो नामों का उल्लेख किया गया है वो कौन कौन से थे? एक तो पाटलिपुत्र था और एक आपका कौशाम्बी था। तो पहला और चौथा नहीं था, दूसरा और तीसरा था। ऑप्शन नंबर आप सब याद रखेंगे, बी हो जाएगा। गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बताइए, गलत विकल्प का चयन करना है। पहला है सुदर्शन झील की मरम्मत या जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदमन प्रथम द्वारा 150 ईसा पूर्व में किया गया था। तो ये तो आपका सही हो जाएगा। विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर 57 ईसा पूर्व में हुई थी। याद रखेंगे, विक्रम संवत की जो शुरुआत थी वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर की गई थी। ये भी सही है। शक संवत की शुरुआत 78 ईसा पूर्व में हुई थी। तो आप याद रखेंगे शक संवत की शुरुआत 78 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी के सभी विकल्प सही है, इनमें से कोई भी नहीं होगा। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। दो विकल्प हैं। पहला विकल्प आप सभी के सम्मुख है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। याद रखेंगे, इसका जो सही आंसर होगा वो हमसे पूछा है। तो पहला तो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दूसरा, यह शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है, ये भी बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब आपसे पूछा गलत विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो याद रखेंगे इसमें गलत विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया है। तीनों ही ऑप्शन को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पहले, दूसरे, तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप सभी तीनों ही ऑप्शन को एक बार नजर से जरूर पढ़ लें, जिससे कि पता चल जाए कि क्या क्या इसमें गलतियां हो सकती हैं। तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिमकड फिशेस, याद रखेंगे, बिमकड फिशेस के सिक्कों पर के पास खड़े भगवान शिव की अलंकृति है। तो वो कौन सा पशु या जानवर है? तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं था वो। उसका नाम आपसे पूछ सकता है, तो उसका नाम आपका याद रखना है, वेल था वो। कौन था वो? वेल। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है चोल काल के दौरान ग्राम प्रशासन से संबंधित निम्नलिखित में से किस समिति का उपयोग एरियारम नामक एक एकत्र करने के लिए किया जाता था? तो सभी साथीगण याद रखेंगे, उसका नाम था, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर कौन था? वो है कौन? याद रखेंगे, इसका जो सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर चोल अभिलेखों में सर्वाधिक उल्लिखित करों में से एक नहीं है? याद रखेंगे, इनमें से वो सम्मिलित नहीं है। उस कर का आपको नाम बताना है, उसका नाम है पडेका वल। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित अरुलोमी वर्मन ने निम्नलिखित में से किस अवसर पर तेलिंग कुल्लांतन की उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वो था कलिंग विजय के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। बताइए, इनमें से गलत विकल्प का आपको चयन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो गलत विकल्प आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है कि पल्लव राजवंश का जो वास्तविक संस्थापक था वो महेंद्र
बर्मन था, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, यही गलत हो जाएगा। जब वास्तविक संस्थापक जब आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे इसका वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। बाकी देखिए पल्लव वंश के संस्थापक शिववर्मन थे, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही और ये भी बिल्कुल सही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और ये आज की क्लास का लास्ट ही प्रश्न है आपका, क्योंकि 100 प्रश्नों का बोला था बट हमने यहाँ पर 80 प्रश्नों में ये पूरे प्रश्नों को कवर कर रखा है। कुछ अगर प्रश्न बचे हुए भी होंगे एंशिएंट हिस्ट्री के और लगेगा कि इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो उनको अगली वीडियो में हम कवर कर देंगे। ठीक है, हालांकि आपको सेक्शन वाइज वीडियो आगे मिलते रहेंगे इसी प्रकार के, तो आप सभी लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे किसी प्रकार की वीडियो आप सभी को समय पर उपस्थित होते रहें। निम्नलिखित में से किन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो वो थे दोस्तों आपके सातवाहन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के 80 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो आपने देखे हैं। इसी प्रकार आगे आपके मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, हर विषय के टॉप 100 प्रश्नों का टेस्ट होगा। उसके बाद मिक्स प्रश्न होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है काफी दिन से हम आरओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी के सम्मुख उसी की क्लास लेकर आ रहे हैं। चलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।